class है। My dear beloved students, today, good morning. Today we will discuss from question number 1 to question number 15 of online test 10 held on 3rd July. First question related to gravitation. आपके क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, सो करेक्ट आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है आपको इलास्टिसिटी से। स्ट्रेस इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, और जो स्ट्रिंग है मतलब जो वायर है उसका वेट डब्लू दिया गया है और आपको 3L/4 पर स्ट्रेस बताना है। उसमें लोड जो सस्पेंडेड किया गया है वो W1 है, तो यहाँ पर फोर्स जो होगा W1 तो हो गया आपका लोड जो सस्पेंडेड है, और 3L/4 पर आपको स्ट्रेस बताना है। क्योंकि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है और उसका वेट W है, तो 3L/4 पर 3W/4 होगा, 3W/4, और एरिया जो है एस है, एरिया जो है एस है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया W1 + 3W/4 अपॉन एस। ठीक है, और इसका आंसर आपको सी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा दिया है, सिग्मा ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके पास है अपथ्रस्ट बराबर वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? m/ρc, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेंडर का डेंसिटी ρc ले लिया गया है, मास m दिया गया है, m/ρc वॉल्यूम हो गया। इसमें ρw वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको मास निकल जाएगा और g अपथ्रस्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है mg अपॉन सिग्मा होगा। mg अपॉन सिग्मा इसलिए कि सिग्मा रिलेटिव डेंसिटी है और सिग्मा इक्वल टू होता है ρc अपॉन ρw। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू होता है ρc अपॉन ρw, तो F इक्वल टू कितना हुआ? F होगा mg अपॉन सिग्मा। क्लियर? F होगा mg अपॉन सिग्मा, और इंक्रीज इन प्रेशर at the bottom of the vessel is equal to increase in pressure at the bottom of vessel is equal to F/A। F/A का मान कितना होगा? F/A का मान हो गया mg अपॉन सिग्मा इंटू ए। ठीक है, F का मान हो गया mg अपॉन सिग्मा इंटू ए, mg अपॉन सिग्मा इंटू ए, और इसका आंसर ए है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलिवेटर डिसेंड कर रहा है। जब एलिवेटर डिसेंड कर रहा है तो ड्यू टू डिसेंड मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, तो ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, ठीक है, द बीकर एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द फ्लोर, the beaker exerts a force on the floor of the elevator. Clear? The beaker exerts a force on the floor of the elevator. ठीक है, clear? From Newton's third law of motion, the floor exerts upward force on the beaker. The floor exerts upward force on the beaker. ठीक है, hence total upthrust of the block is
greater than when the system was at rest, when the system was at rest। समझ गए? मान लीजिए पहले सिस्टम रेस्ट में है, पूरा लिफ्ट और एलिवेटर रेस्ट में है और एलिवेटर यहाँ पर डिसेंड कर रहा है, तो क्या हमने बताया? ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डिसेंड कर रहा है तो ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर द बीकर exerts a force on the floor of the elevator। From Newton's third law, the floor exerts upward force on the beaker, hence total upthrust of the block is greater than when the system was at rest। ठीक है, जब वो डिसेंड करेगा तो अपथ्रस्ट क्या होगा? ग्रेटर होगा। जब डिसेंड करेगा एलिवेटर तो अपथ्रस्ट ग्रेटर होगा उस कंपैरिजन से जब वो रेस्ट में था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ द ट्यूब पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 डीएम बराबर कितना होगा? डीएम बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू डी एक्स। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू डी एक्स। पाई आर स्क्वायर एच नहीं, पाई आर स्क्वायर रो हो गया। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर रो इंटू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, इंडिकेट कीजिए 0 to 8 पाई आर स्क्वायर एक्स ले लीजिए, पहले एक्स वेरिएबल एक्स, रो जी इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच जी, पाई आर स्क्वायर जी, पाई आर स्क्वायर जी रो, पाई आर स्क्वायर जी रो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेट 0 to h एक्स इंटू कितना हुआ? डी एक्स, पाई आर स्क्वायर जी इंटू रो। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to h बराबर पाई आर स्क्वायर जी रो बाई 2 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होगा? पोटेंशियल देखिए, पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच रो, पाई आर स्क्वायर एच रो मास हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया, रो से मल्टीप्लाई कर दिए, मास हो गया एम, मास एम हो गया, एम जी एच बाई, पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना आ जाएगा? एम जी एच बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो आएगा वो एम जी एच बाई 2 होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो विस्कोसिटी से रिलेटेड है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स बराबर कितना? एफ बराबर कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पर जो है एक्स माइनस वाई इंटू जी, क्योंकि एक्स जो है वो डेंसिटी है स्फीयर के और वाई जो है वो डेंसिटी ग्लिसरीन का है। अब क्या करें? सुनो, 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम हो गया, मास एम दिया गया है, तो मास में डेंसिटी से डिवाइड कर दें, एम बाई कितना हो गया? एक्स हो गया। 4/3 पाई आर क्यू के जगह हम एम बाई एक्स लिख सकते हैं। कितना हो गया? एक्स माइनस वाई इंटू जी बराबर एम जी 1 माइनस वाई बाई एक्स, एम जी इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन है। टी इक्वल टू कितना है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और यहाँ पर जो है वर्टिकली अपवार्ड विथ वेलोसिटी v इक्वल टू के टी, तो v इक्वल टू के टी से अपवार्ड जा रहा है, तो एक्सेशन कितना हो जाएगा? के एक्सेशन के होगा, और k का वैल्यू कितना है? 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर t प्रोपोर्शनल कितना हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट जी, तो t डैश बाई टी बराबर अंडर रूट
जी बाई जी डैश बराबर अंडर रूट 10/10 प्लस अपवार्ड जा रहा है, तो अपवार्ड जा रहा है तो 10 में कितना ऐड हो जाएगा 4.4 बराबर अंडर रूट 100/144 बराबर 10/12 इजकल टू आपको 10/12 होगा और टी डैश बराबर 10/12 इंटू टी 10/12 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया गया है 3 से कट गया 4 हो गया, 4 से कट गया कितना आ गया 2.5 सेकेंड। क्लियर। लेंथ यहाँ कांस्टेंट था, वेरिएबल क्या था आपको जी का मान। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको एम्पलीट्यूड ऑफ नोड एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड जहां मैक्सिमम होता है एंटी नोड बराबर AI प्लस AR। एम्पलीट्यूड ऑफ नोड बराबर AI माइनस AR, AI प्लस AR बाई AI माइनस AR बराबर दिया गया है रेशियो कितना 9। AI प्लस AR बराबर 9AI माइनस 9AR। 10AR इजकल टू कितना होगा 8AI। यहाँ पर जो है AR बाई AI इजकल टू 8/10 0.8 होगा 0.8 IR अपॉन II बराबर AR अपॉन AI का स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, कितना हो गया 0.8 का द होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 0.64 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा, परसेंटेज में लीजिएगा, परसेंटेज में तो 0.64 का होगा 64%। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में क्वेश्चन आपके पास है। 9 में क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नियर द एंड ऑफ ट्रेन जो फ्रीक्वेंसी होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, नियर द एंड ऑफ ट्रेन जो फ्रीक्वेंसी होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए रेजोनेंस ट्यूब से रिलेटेड है। रेजोनेंस ट्यूब का फॉर्मूला कितना होता है V बराबर 2N। 9 का तो हो गया, आंसर N होगा, V होगा क्योंकि नहीं चेंज होगा। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन नंबर 10 का रेजोनेंस ट्यूब का फॉर्मूला होता है V बराबर 2N इंटू λ2 माइनस λ1 2। N का मान 480 है, यहाँ पर कितना आ गया 35.4 माइनस नहीं यहाँ पर जो है λ2 का ये जो है आपको ये हो गया L2 माइनस L1। रेजोनेंस ट्यूब का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर V बराबर होता है V बराबर 2N इंटू L2 माइनस L1। तो 2N का मान 480 हुआ, L2 का मान कितना, L2 का मान है 53.1 माइनस 17.7। यहाँ पर जो है 2 इंटू 480 इंटू कितना, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा 35.4 और 2 है तो प्लस माइनस इसमें इरर कितना हो जाएगा 0.2। एक 0.1 यहाँ भी है 0.1, दोनों ऐड हो जाएगा 0.2 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 960 35.4 प्लस माइनस 0.2 और यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 33984 प्लस माइनस 192
तो आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा वो होगा 192 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 192 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 वो एक्सपेंशन से है, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर mg बराबर कितना होगा, mg बराबर हो गया a नॉट d नॉट रो नॉट जी कैंसिल, m बराबर कितना होगा a नॉट d नॉट रो नॉट। ठीक है, mg बराबर कितना होगा a d रो जी कैंसिल, m बराबर a d रो बराबर a d नॉट रो नॉट, और a रो इक्वल टू होगा a नॉट रो नॉट, क्योंकि डेप्थ सेम है। d बराबर कितना है d नॉट, d बराबर d नॉट। और यहां पर रिलेशन क्या होता है, a बराबर कितना, a बराबर a नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा t। ठीक है, a नॉट रिलेशन ले लीजिए, 1 प्लस बीटा को अल्फा के टर्म में लिखेंगे तो कितना होगा 2 अल्फा डेल्टा t। ठीक है, और रो बराबर कितना होता है रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा t। गामा इक्वल टू कितना हो गया, कंपेयर कीजिए, गामा इक्वल टू 2 अल्फा और अल्फा इक्वल टू कितना हुआ गामा बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको हीट जनरेटेड पर सेकेंड इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन जो होता है म्यू mg इंटू एक्स होगा, म्यू mg इंटू एक्स। म्यू का मान 0.5 है, म्यू का मान 0.5 है, m का मान 10 है, g का मान 10 है, 10 g का मान 10 यहाँ मत लीजिए, g का मान 9.8 ले लीजिए, और x का वैल्यू जो है पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 इंटू t 1 सेकेंड है तो 5 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 245, इसका आंसर आएगा 245 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हीट जनरेटेड, क्वेश्चन नंबर 12 हीट जनरेटेड पर सेकेंड इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, बराबर म्यू mg x, म्यू का मान कितना है 0.5, m का मान 10 है, g का मान 9.8 है, और x 5 क्यों लिए, क्योंकि पर सेकेंड है, तो x बराबर vt होता है। v का मान कितना दिया गया है 5, तो t का मान 1, तो मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 245 जूल पर सेकेंड। इसको लिख सकते हो 245 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर VT ग्राफ दिया गया है, VT फिगर शोज ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA इन VT डायग्राम, व्हिच ऑफ द डायग्राम शो द सेम प्रोसेस इन PV डायग्राम। तो PV डायग्राम में आपके सामने जो एक्यूरेट आपको ग्राफ आपके पास है, ग्राफ में ही आंसर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डी। आप ग्राफ ठीक से देखिए, डी जो होगा वो आंसर आपका एस सही होगा। ठीक है, डी जो होगा ये ग्राफ VT का ग्राफ दिया गया है, VT का, और PV का ग्राफ पूछ रहा है, तो उसके कंपेयर में, उसके रेस्पेक्ट में
जो ग्राफ है वो ध्यान दीजिएगा, पीवी का ग्राफ, आंसर डी होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट से है। ट्रांसमिशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 ट्रांसमिशन ऑफ हीट से। H बराबर कितना होता है? K, H बराबर K, और यहाँ पर जो है K, यहाँ पर A θ1 माइनस θ2 बाई डी। तो यहाँ डी डेप्थ हो गया, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, और रेट H क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। तो DH1 यहाँ पर क्या लिखेंगे? DH1 बराबर DH2, और यहाँ पर θ1 माइनस θ2 सेम है, और A को क्या ले लेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो K क्या होगा? अलग अलग है मटेरियल, K को K1 पाई R1 स्क्वायर बाई L1 बराबर K2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन L2। क्लियर? फिर से ध्यान दीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H इक्वल टू कितना हुआ? KA θ1 माइनस θ2 बाई डी। डी थिकनेस है, L के टर्म में भी लिख सकते हैं। θ1 माइनस θ2 जो है वो सेम है और कांस्टेंट है, तो और ये भी दिया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी सेम है। ठीक है, तो DH1 बराबर DH2, तो K1 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L1 इक्वल टू KT पाई R2 स्क्वायर अपॉन L2। पाई पाई कैंसिल हो गया। आपको K1 बाई K2 का रेशियो बताना है। K1 अपॉन K2 इक्वल टू कितना हो गया? L1 अपॉन L2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, L1 बाई L2 का जो रेशियो है वो आपको कितना है? 2L2 बाई 2L2 बाई L2। L1 का मान 2L2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो हो गया R2 जो है 2R1 है, R2 जो है 2R1 है, तो कितना हो जाएगा? 4R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, कैंसिल, और 8:1 इसका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, 8:1 एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो रेडिएशन से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन जो है वो रेडिएशन से रिलेटेड है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर E बराबर कितना होता है? सिग्मा इंटू टी के पावर 4। याद आया? E बराबर सिग्मा इंटू टी के पावर 4 स्टीफेंस लॉ है, और यहाँ पर Q बाई ए टी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी के पावर 4 लिख सकते हैं। Q बाई टी को P लिख लेंगे, P बराबर Q बाई टी सिग्मा ए टी का पावर 4 बराबर सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर इंटू टी के पावर 4। ठीक है, अब आप सुनिए, यहाँ पर एक पावर कितना दिया गया है? एक दिया है 440 वाट, और रेडियस हाफ हो रहा है और टेम्परेचर डबल हो रहा है, तब बताना है। तो P बाई पहले कितना दिया गया है? 450। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 450, सिग्मा बाई सिग्मा कट जाएगा, इनटू रेडियस क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। पहले 12 सेंटीमीटर था, तो हाफ हो गया तो कितना हो गया? 6 इंटू 6, और पहले 12 था तो नीचे हो गया 12 इंटू 12, और यहाँ पर 4 पाई तो कैंसिल हो गया। यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा R स्क्वायर टी के पावर 4 प्रोपोर्शनल। ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर डबल हो रहा है, तो पहले कितना था? 500 केल्विन, अब हो गया 1000 टी का पावर 4 है, 1000 अपॉन 500 यही से कट गया 2 हो गया, यही से कट गया 2 हो गया, ये दोनों कट गया, यही से कटा 2 होगा, यही से कटा 2 होगा, यह इससे कट गया 2 होगा, यह इससे कट गया 2 होगा, 2 कैंसिल, और P बराबर कितना हो जाएगा? 450 इंटू उधर कितना रह गया रिमेनिंग? 2 इंटू 2 4 हो गया, और इसका आपको आंसर आएगा 800 वाट। ठीक है, 800 वाट आएगा। ठीक है, क्लियर? 450 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 800 वाट आएगा। तो देखिए क्लियर हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर बी होगा, सेकंड का आंसर सी होगा, थर्ड का आंसर ए होगा, 4 का आंसर सी होगा, 5 का आंसर बी होगा, 6 का आंसर सी होगा, 7 का आंसर सी होगा,
8 का आंसर बी होगा, 9 का आंसर डी होगा, 10 का आंसर ए होगा, 11 का आंसर बी होगा, 12 का आंसर बी होगा, 13 का आंसर डी होगा, 14 का आंसर डी होगा, 8:1 इसके पहले जो लाए थे, और 15 जो अभी अभी बनाया गया है आपके सामने है, इसका आंसर 800 वाट है, और ये चॉइस जो दिया गया है डी दिया गया है। क्लियर क्वेश्चन? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारे पास इनफिनिट स्ट्रेट कंडक्टर है और यहाँ पर एक एल लेंथ का कंडक्टर है। वैसे लेंथ क्वेश्चन में है कि अपने मन से एल आएगा ए से लेकर बी तक, और इसमें भी करंट आएगा, दोनों में आएगा करंट। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से हम आगे ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो है वो पावर सप्लाई होता है। तो फोर्स हमें उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा जितना कि हम दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, और इनके बीच में फोर्स क्या होता है, μ0 I1 I2 upon 2 pi d into L, I1 I2 I स्क्वायर हो गया 2 pi x, किसी भी एक मोमेंट पर मैंने x मान लिया, किसी भी जनरल टाइम t पर, तो पावर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। फोर्स की इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, v हमारे पास यहाँ लगेगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पावर जो है वो टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होगा, या टाइम के किस इक्वेशन पे प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली। तो किसी भी टाइम t पर, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो ये डिस्टेंस होगा वो v into t होना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली x की जगह पर मैंने v into t पुट कर दिया, v और t एलिमिनेट हो गए, ये जो ब्रैकेट है उसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, और 1/2 यहाँ पे रह गया, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, वो SHM को फॉर्म कर रहे हैं, और सेम फ्रीक्वेंसी है उनकी, सेम एम्पलीट्यूड है, बट क्वेश्चन में हमसे लिखा है कि एक पार्टिकल जो है वो इस एक्सट्रीम से शुरू करता है, t = 0 में यहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि तब इसके लिए इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, a cos ωt। यहाँ पर हमने cos लिया, t = 0 पुट करोगे cos 0 1 हो जाएगा, x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। और जो दूसरा पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से शुरू करता है, लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर लेना चाहिए x2 = -a sin ωt। तो ये दोनों के इक्वेशंस हो गए। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद ये वापस मिलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जब ये मिलेंगे तो दोनों की पोजीशन x1 x2 सेम होगी, तो हमने x1 = x2 को इक्वेट कर लिया, -a sin ωt a cos ωt, tan ωt -1 होगा, और -1 tan 3π/4 की वैल्यू होती है। ωt जो है वो एंगल को हमने इक्वेट कर दिया, ωt 3π/4 हो गया, और ओमेगा की जगह पे 2π कैपेसिटी पुट कर दिया, तो स्मॉल t की वैल्यू 3/8 t हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कैपेसिटर है, जिसका ये जो एंड है वो इस बैटरी से सबसे पहले कनेक्ट किया गया, मतलब y को ऐसे कनेक्ट किया गया, उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करके फिर z से कनेक्ट किया गया। तो इस रेजिस्टर में, तो इस रेजिस्टर में हीट कितने डेवलप हुआ हमें ये पता। तो अगर हम देखते हैं तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये इससे जो पोलैरिटी होगी बेसिकली ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसी कंडीशन होगी। अब जब आप इसको स्विच को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये मैं फिर से बना देता हूँ। तब क्या होगा, ये जो नेगेटिव पोलैरिटी थी, पहले तो देखो चार्ज तो इसका फाइनली सेम ही रहना है, क्योंकि दोनों बैटरी के पोटेंशियल्स क्या है, सेम। तो फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल रिमेन सेम, देयरफॉर टोटल एनर्जी डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर विल रिमेन सेम। तो इस बैटरी का जो वर्क डन है वो कहाँ गया, पूरा का पूरा हीट के फॉर्म में इवॉल्व हो गया, क्योंकि इस पे जो एनर्जी इस बैटरी में सप्लाई करी है वही वाली एनर्जी इस पे ऊपर होनी है। बस इस बैटरी में क्या किया है, पोलैरिटी चेंज किया है। तो पोलैरिटी कैसे चेंज किया है इसमें, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो पहले तो इस माइनस को ये जीरो करेगा, और जीरो करने के बाद वापस उतना ही चार्ज देकर इसको पॉजिटिव करेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो जो इनिशियल इस पे जो चार्ज था वो इस सर्किट के हिसाब से Q = C होना चाहिए, और यहाँ पर जो फाइनल चार्ज है वो भी जो कैपेसिटर पे डिपॉजिट हुआ है वो Q = CV ही है, मतलब कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो बैटरी ने जो भी वर्क किया वो पूरा का पूरा वर्क किसके फॉर्म में इवॉल्व हो गया, हीट के फॉर्म में। तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, तो पहले तो यहाँ पे देखा जाए Q = CV है, तो CV अमाउंट ऑफ चार्ज इसको सप्लाई करके जीरो किया, और फिर CV अमाउंट ऑफ चार्ज करके सप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाया। मतलब चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी यहाँ पर जो Q0 है वो होना चाहिए CV और प्लस CV, 2CV हो जाएगा, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है, हाफ CV², ये तो बदला नहीं है, और बैटरी ने इतना चार्ज सप्लाई किया, तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू होना चाहिए हीट डेवलप, क्योंकि इसकी जो एनर्जी पहले थी वो अभी भी है, तो
तो एनर्जी बैटरी के वर्क डन का कोई अमाउंट उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी एनर्जी लेके आया था वही एनर्जी उसके पास है। बस बैटरी ने क्या किया, पोलैरिटी चेंज किया, पोलैरिटी चेंज करने के तो उसमें चार्ज सप्लाई किया। कितना चार्ज सप्लाई किया, 2CV। तो हीट डेवलप क्या होना चाहिए, वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो 2CV मल्टीप्लाइड बाई Q इनटू V, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2CV²। अब जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है उसको CV² की वैल्यू देखें तो 2U होना चाहिए, तो इसकी जगह पर 2U लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 जो है उसमें लिखा है कि एक स्मॉल ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस है स्मॉल r और उसका पोटेंशियल है V। तो एक ड्रॉपलेट में जो चार्ज होगा 4πε0r कैपेसिटेंस CV लगा दिया। अब ये छोटे छोटे n ड्रॉपलेट्स को हमने एक स्फीयर के अंदर डाला, मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स। तो जब हम स्फीयर के अंदर डालते चले जाएंगे तो उस स्फीयर के सरफेस पे आ जाएंगे वो सारे चार्जेस, तो उसका जो पोटेंशियल होगा n ड्रॉपलेट्स के बाद nq1, क्योंकि एक पे q1 चार्ज है तो n ड्रॉपलेट्स पे nq1 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 4πε0r। अब हम q1 की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, v' इज इक्वल टू r/r n × v हो जाएगा। अब आपको इसमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा सही है। तो अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन जो है उसमें लिख रहा है कि v' और v की वैल्यू जो है वो सेम कब होगी, जब स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इनटू n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। तो यहाँ से हमें n इज इक्वल टू मिल गया कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r का दोनों के पोटेंशियल सेम है। एक डिस्क है जो ऑलरेडी ओमेगा वेलोसिटी से अपने खुद के एक्सिस की ओर रोटेट कर रहा है, उसके बाद उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स ऐड होते जा रहे हैं, सरफेस पे आगे चिपकते जा रहे हैं। तो और इसका जो रेट है वो लिखा है म्यू, मतलब म्यू kg पर सेकंड। इस बात का रेट ऑफ मास डिपॉजिटिंग ऑन द सर्कमफेरेंस क्या होगा पेरिफेरी, वो हमें म्यू kg पर सेकंड गिवन है। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, इसको वो टाइम बताना है जिस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के हाफ हो जाता है। तो हमने क्या इनिशियल लिखा, जब कोई ड्रॉपलेट नहीं था हमारे स्क्वायर बाई 2 आई ओमेगा कर दिया, जब ड्रॉपलेट उस पर ऐड हो गया और वेलोसिटी ओमेगा बाई 2 हो गई, तब एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए हमारे स्क्वायर बाई 2 प्लस mr², जो पार्टिकल्स है तो उनका मोमेंटम के रेशियो में mr² ही होगा, और m किसी टाइम t पर क्या होगा, हर 1 सेकंड में न्यू kg मास डिपॉजिट होता है, तो t टाइम में कितना डिपॉजिट होगा न्यू t, तो mr² हो गया और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा बाई 2 की कंडीशन में गिवन है। L फाइनल एलिवेशन इक्वेट कर दो, इक्वेट करने के बाद t इक्वल्स टू m बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और प्लेट्स का लेंथ हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, उसको हमने L मान लिया। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव u वेलोसिटी से एंटर करता है और इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ है, तो डेफिनेटली ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके बाहर निकल जाएगा। तो जिस मोमेंट पर बाहर निकलेगा उस मोमेंट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से किस तरह से रिलेटेड है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। ऐसे चार ऑप्शन आपको नहीं गिवन। तो देखो हमने माना कि भाई लेंथ L है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो तो इधर वाला कंपोनेंट ही डिसाइड करेगा। ऊपर वाले टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऊपर वाली वेलोसिटी या ऊपर वाले एक्सेलरेशन, लेकिन इधर वाले टाइम के लिए पूरा टाइम हमने t मान लिया। तो L इक्वल्स क्या होना चाहिए ut, तो यहाँ से यहाँ तक निकलने में जो समय लग गया वो L बाई 2 होना चाहिए। अब यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, u तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और ऊपर इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी तो at हम लगा देंगे u प्लस at। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, u² प्लस a² t² और t की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो अब ये a² और l² ये क्या होगा कांस्टेंट, वही वाला क्वेश्चन में कांस्टेंट लिखा है कि अगर किसी भी कांस्टेंट अल्फा को माना जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, तो v इक्वल्स टू u² प्लस इसको हमने अल्फा मान लिया डिवाइड कर दिया स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसके एक्सिस पर एक और कंडक्टर रखा है, सिलेंडर के बीच सरफेस के लेंथ के लॉन्ग करंट है, दोनों में करंट के मैग्नीट्यूड सेम है और इसमें भी करंट है, लेकिन डायरेक्शन सेम ऑपोजिट है। अब क्वेश्चन में क्या है, दो रीजन कंसीडर करो, एक ये जो एक्सिस है और ये जो सरफेस है इसके बीच का रीजन जिस एक्स का आ गया, बाहर वाले रीजन को राइट आ गया। इसमें कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो सिलेंडर है इसके अंदर के किसी पॉइंट पर सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बिल्कुल होगा 100%, लेकिन इस वायर की वजह से तो होगा, तो यहाँ पे बी जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा, एक बात तो कंफर्म हो गई। अब यहाँ देख लो, अब यहाँ इन दोनों की वजह से ही होगा। अब दोनों की वजह से सिलेंडर का बिहेवियर कैसा होता है बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, बिल्कुल ऐसा जैसा कि खुद के एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो और एक्सेस पर रखा हो। जब आप इसको भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सेस पर ही मान लोगे तो आई इधर और इसका भी आई इधर, नेट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, या यूं समझ लो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो भी वो 0 हो जाएगा। इसमें हमें इन दोनों के एक्सेलरेशन k1 और a2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो डेफिनेटली अगर ये लॉग इसमें छोड़ दिया जाएगा कि नीचे आएगा साइड करेगा तो ये पीछे स्लाइड करेगा। तो अगर इसमें दो तीन तरीके हैं, इसके कंस्ट्रेंट मोशन लगा लो, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स बना लो, फिर सब वेरीफाइड कर दो। सबसे आसान तरीका ये है कि भाई डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन, ये नीचे आया मान लो y, तो ये इधर कितना गया x, ये इसे कनेक्ट कर दो, तो क्योंकि ये वाला एंगल अल्फा नहीं पता रहेगा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए y बाई x। और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब y इज इक्वल टू x tan अल्फा होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन y तो है a बाई एक्सिस के लॉन्ग ये a1 होना चाहिए और x एक्सिस के लॉन्ग a2, ये एक्सेलरेशन का हमारे पास एक स्ट्रेट के इंफिनिट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो x एक्सिस के लॉन्ग इसमें करंट ऐसे आया, ओरिजिन पर हाफ ऑफ करंट को पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ चला गया और रिमेनिंग हाफ पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ चला गया। ये मैंने डॉट से बना दिया, मैं बना तो सकता हूं। तो ये हो गया। अब हमें बताना है माइनस a y एक्सिस पर माइनस a डिस्टेंस गिवन है कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में, मतलब आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो y एक्सिस वाले कंडक्टर की वजह से तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसी के करंट वाले लाइन पर है, और ये वाला जो वायर है इसके लिए ये पॉइंट सेमी इंफिनिट का काम करेगा, और ये वाला जो वायर है इसके लिए भी ये पॉइंट सेमी इंफिनिट का ही काम करेगा। तो डायरेक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन में 4 फिगर्स को स्केच करो, ऐसे कल करो, इधर हो गया। इसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन में 4 इस वायर के लिए करंट की डायरेक्शन में स्केच किया, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, तो एक i कैप में होगा और एक k कैप में होगा। तो अगर हम इसको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो म्यू नॉट i बाई 2 into 4 pi a i कैप, ये तो हमने इस वाले कंडक्टर की वजह से लिख लिया, प्लस क्योंकि इसमें करंट i बाई 2 है, प्लस म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 4 pi a, ये क्या हो गया। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो यहाँ पे देखो 1/8 हो जाएगा, तो म्यू नॉट i अपॉन 4 pi a तो कॉमन हो गया, यहाँ पर बच गया 1/2 का स्क्वायर और यहाँ बच गया 1 का स्क्वायर रूट में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा √5 म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 8 pi a प्लस 30 क्वेश्चन जो है वो यूनिट डायमेंशन का है, तो आपको बस 31 onwards। 31 नंबर क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन सर ने पूछा है, कहता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 3 मेगाहर्ट्ज passes from vacuum into a dielectric medium of permittivity epsilon is equal to 4। बेटा समझोगे इप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, लेकिन यह इप्सिलॉन नहीं है बल्कि इप्सिलॉन आर है, क्योंकि 4 के साथ कोई यूनिट एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए यह परमिटिविटी नहीं बल्कि रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है। तुम जानते हो कि सर म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने बताया था नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए क्या होता है बेटा, रूट इप्सिलॉन आर होता है, मतलब इप्सिलॉन आर 4 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो √4 का मतलब 2। सर नहीं कुछ दिया हुआ है, आप नॉन मैग्नेटिक मीडियम कंसीडर करोगे, ठीक है। अब म्यू आपका 2 है, लेकिन म्यू कहते किसको हैं, तो CYV को कहते हैं, तो CYV है बेटा 2। आप जानते हो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, आप कहोगे कि सर न्यू लेमडा बाई न्यू लेमडा डैश 2 के बराबर होना चाहिए, मतलब लेमडा डैश क्या होना चाहिए, तो लेमडा बाई 2 होना चाहिए सर। सो वेवलेंथ आधा हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सो आंसर विल बी ए 31। बेटे 32 में आपका एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवल्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो जब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो आप कहोगे सर ओमेगा टी माइनस के वाई के रूप में लेंगे, साइन लें या कॉस लें, तो ओमेगा टी माइनस के वाई के रूप में आपका आंसर है बी और सी, है ना। लेकिन बेटा बी में
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वह एक्स कैप है। आप कहोगे कि सर एक्स कैप नहीं हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि सर प्रोपेगेशन वाई डायरेक्शन में है ना, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा वाई और एक्स दोनों के, इसलिए आंसर विल बी सी। सो 32 का आंसर बेटा सी। 23 नंबर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, कहता है टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एंगल, सब बच्चा बताया होगा कितना 90 डिग्री, क्योंकि सर आपने बताया था जब n हमारा इवन हो तो उस समय नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला देते हैं 360 बाई थीटा माइनस 1। जब 360 बाई थीटा हमारा इवन हो, सर थीटा 90 पुट करेंगे तो यह होगा हमारा 4 इवन है सर, 4 माइनस 1 3 मिलेगा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा 90 डिग्री। सो 33 का आंसर होगा आपका बी। कम टू द 34 नंबर क्वेश्चन। 34 थोड़ा सा लंबा मैंने दिया है लेकिन सिंपल ही है। कहता है ए पार्टिकल इज ऑक्सीलेटिंग ऑन द एक्स एक्सिस विथ एन एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बेटा एक कनकेव मिरर है, जैसे भी रखो तो सर 10 सेंटीमीटर हमारा क्या है, तो मीन पोजीशन है ऑक्सीलेशन का एक ऑब्जेक्ट की। बेटा आप कहोगे कि सर ये फोकल लेंथ जो है दे रहे हैं इसका 5 सेंटीमीटर, मतलब मीन पोजीशन यहां से आप कह रहे हो 10 सेंटीमीटर पर है, तो यह हमारा सर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्योंकि फोकल लेंथ इसका है 5 सेंटीमीटर, तो इसका इमेज तो यहीं पर बनेगा सर। अब 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। सर एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दे रहे हो, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा क्या होगा 8 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा तो 12 सेंटीमीटर। आप कहोगे कि सर इस ए का हम इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं कहां पर होगा, तो सर ए का सी पॉइंट का इमेज तो सी डैश यही बना, यही हमारा मेन पोजीशन है, 3 पॉइंट हमको देखना है। सर ए का कहां बनेगा, तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं सर 1/v, भी हमको फाइंड आउट करना है सर, -1/u, u हमारा नेगेटिव होगा इसलिए मैंने साइन ले दिया हमने, इज इक्वल टू 1/a। आप कनकेव मिरर है सर, फोकल लेंथ 5 है सर, इसको हमने कैलकुलेट किया सर, va आया हमारा कितना, तो आप कहोगे कि सर va हो गया हमारा 40/3 विथ नेगेटिव साइन। सर bv निकालते हैं उसी ढंग से, 1/bv क्या हो गया बेटा, तो आप कहोगे कि सर 1/bv इज इक्वल टू होगा -1/5 प्लस 1/12, जैसे इसको इधर ले गया प्लस 1/8 यहाँ हो गया, डायरेक्ट मैंने सब लिख दिया कैलकुलेट करके। सर यह हो गया हमारा कितना, तो यह हो गया सर हमारा कैलकुलेट कर लो तो यह हो गया -7/60, सो bv हो गया सर -60/7 सेंटीमीटर। अब देख a है हमारा, a का इमेज है 40/3, मतलब 13 सेंटीमीटर के लगभग, मतलब इसके इधर आएगा यह, तो कोई कि सर यह a डैश होगा, ए पॉइंट, और यह डिस्टेंस हम कहेंगे 40/3। सर बी है हमारा 60/7 सेंटीमीटर, है ना,
7 8 जा 56 होता है बेटा, लगभग 8 सेंटीमीटर के लगभग। इधर यहाँ तो 8 हो गया सर, है ना, 8 से थोड़ा ऊपर होगा सर। इमेज यहाँ बनेगा सर बी डैश, समझ रहे हो सर? सर यह होगा 60/7 सेंटीमीटर। अब बोल, क्या सी पॉइंट से ये डिस्टेंस और सी पॉइंट से ए डैश का डिस्टेंस, सी पॉइंट से बी डैश का डिस्टेंस और सी पॉइंट से ए डैश का डिस्टेंस दोनों सेम है? नहीं सर। तो ये क्या है? सी के अबाउट अनसिमेट्रिक है, सिमेट्री नहीं है सर। सर मोशन तो पीरियोडिक होगा, मोशन ए डैश से लेकर के बी डैश होगा सी के अबाउट, लेकिन यह सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा सर। कोई दिक्कत नहीं सर। सर दोनों के बीच डिस्टेंस कितना मिलेगा? तो 40/3 में 60/7 अगर आप घटा दो तो आप कहोगे सर 40/3 माइनस 60/7, एलसीएम हो गया सर 21, 7 4 जा 280 माइनस 180, that is 100/21. So choices are: the image executes periodic motion. Yes, motion is periodic because confined motion A dash और B dash के बीच में. So A is correct. The image execute non-periodic motion. बेटा जब periodic कहेंगे तो non-periodic नहीं कहेंगे, so B हमारा गलत है. Third, turning points of the image are asymmetric with respect to the image of point x is equal to 10 cm. Yes, asymmetric है, symmetric नहीं है. The distance between turning points of oscillation of the image is 100/21 centimeter. Yes, 100/21 centimeter. So choices are correct. Correct choices are A, C and D. So answer will be C. कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे। कह रहा है कि एक राइट एंगल प्रिज्म है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है डिस्टेंस से, और ये एंगल 45 है। आपको एक सर साइन 45 फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साइन 45 मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन थीटा सी, और साइन 45 का मतलब 1/√2 होता है सर। So 1/√2 should be greater than 1/sin theta c, 1/μ कहेंगे सर, म्यू का नाम यहाँ n है, मतलब n should be greater than √2. So n should be greater than √2, answer will be B. कोई दिक्कत नहीं सर। Now come to 36 number question. बड़े ऑप्टिकल पावर in a medium आपको मैंने बताया है म्यू इंटू फोकल लेंथ इन मीडियम। कोई दिक्कत नहीं सर। सर हवा में फोकल लेंथ दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है -5 डायोप्टर। तुम कहोगे सर 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, दैट इज 3/2 -1 इंटू 1/r1 -1/r2 होना चाहिए सर, ये k होना चाहिए। और यह दिया हुआ है बेटा -5d, 5 डायोप्टर। सर जब हवा से पानी में ले जाएंगे तो 1/r1 -1/r2 का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, मतलब k हमारा जस का तस रहेगा। सो k का वैल्यू क्या हो गया बेटा -10। सर पानी में फोकल लेंथ निकालते हैं ए मीडियम में। सर 1/f डैश इज इक्वल टू होना चाहिए म्यूएल बटा म्यूएम। सर म्यूएल हमारा 1.5/म्यूएम 1.6 -1 इंटू के। सर 1.6 एलसीएम लेंगे, 1.5 में 1.6 जाएगा बेटा, क्या मिलेगा -0.1 बाई आप कहोगे कि सर 1.6
के है सर हमारा क्या, -10। सर यह हो गया 1/1.6। सो एफ डैश हो गया क्या, ए म्यू बाई, है ना, यहाँ थोड़ा सा ये लिखा गया है, एफ डैश कहोगे क्या, तो यह हो गया सर 1.6। अब ये आप कह रहे हो म्यू बाई 1/f डैश, उल्टा पावर म्यू पी के पी डैश के रूप में लिखो। तो पी डैश 1/1.6 ही कहोगे, है ना। तुमको एक सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से केवल मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा बोल, ऑप्टिकल पावर मीडियम क्या कहोगे 1.6 इंटू पी क्या मिलेगा, पी डैश क्या मिलेगा 1/1.6, तो 1/1.6 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया सर। सो आंसर विल बी 1 डायोप्टर, ए इज द करेक्ट। इसको याद रखो, ये मैंने बताया भी है तुमको। मीडियम में पावर निकालेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वह कहलाएगा ऑप्टिकल पावर, है ना। सीधे पावर अगर हम कहते तो आप कहते कि सर 1/1.6, लेकिन ऑप्टिकल पावर अगर आप कह रहे हो तो म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि तुमको बताया है ना। ऑप्टिकल डिस्टेंस जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। बेटा याद होगा आपको, मैंने डिस्प्लेसमेंट मेथड बताया था। डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपको मैंने बताया था m1 इंटू m2 1 होगा, m1 बराबर कहेंगे d प्लस एक्स बाई डी माइनस एक्स, m2 इज इक्वल टू कहेंगे d माइनस एक्स बाई डी प्लस एक्स। ऑब्वियसली m1 इंटू m2 1 होगा। सर m1 का मतलब आपने पढ़ाया था I1 बाई ओ, सो I1 बाई ओ इज इक्वल टू होना चाहिए सर d प्लस एक्स बाई डी माइनस एक्स। सर I2 बाई ओ इज इक्वल टू होना चाहिए सर d माइनस एक्स बाई डी प्लस एक्स। ऑब्वियसली I1 बटा I2 जब करेंगे बेटा तो ओ कैंसिल हो जाएगा। सो I1 बटा I2 का मतलब हो गया सर d प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है तुम्हारा 3/2, एक्स दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना है, डी का वैल्यू बता देना है। तो कहोगे कि सर d प्लस एक्स बाई डी माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया सर √3 बाई √2। सर √2d प्लस √2x इज इक्वल टू √3d माइनस √3x। x को एक तरफ ले आओ, dd को एक तरफ ले चले जाओ, तो कोई कि सर √2 प्लस √3, है ना, या डायरेक्ट लिख दो, देता हूं √3 माइनस √2 इंटू डी इज इक्वल टू √3 प्लस √2 इंटू एक्स तुम्हारा है 10 सेंटीमीटर। सो डी का वैल्यू हो गया √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 इंटू एक्स। कैलकुलेट कर लो, लगभग आएगा तुम्हारा कितना, तो 99 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कहता है when monochromatic red light is used instead of blue light in a convex lens its focal length will be। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया म्यू इज इक्वल टू होता है a प्लस बी वाई लेमडा स्क्वायर। आप कहोगे सर जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। आप जानते हो सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का।
है ना, और वायलेट का सबसे कम, यहां ब्लू की बात कर रहे हैं। कहता है रेड लाइट इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ब्लू लाइट। अब रेड लाइट यूज कर रहे हैं बेटा, तो रेड लाइट यूज करोगे तो लेमडा हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब म्यू क्या होगा, कम होगा। सर फोकल लेंथ आपने पढ़ाया क्या, 1/f पर आवर फॉर्मूला दिया, म्यू -1 इंटू के, जहां के है 1/r1 - 1/r2। सर म्यू हमारा कम जाएगा अगर रेड हम यूज करेंगे तो। सर म्यू कमेगा, मतलब एफ क्या होगा सर, बढ़ेगा, है ना। सो आंसर विल बी इंक्रीज। सो आंसर विल बी इंक्रीज है तुम्हारा चॉइस नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ए लार्ज अपर्चर। अब इसका कारण क्या है, तो दिया हुआ है रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन, नहीं सर, है ना। स्फेरिकल एब्रेशन एराइज होता है डिफेक्ट्स इन इमेज ड्यू टू स्फेरिकल नेचर ऑफ लेंस। हैव हाई रिजोल्यूशन, यस, हैव हाई रिजोल्यूशन, क्योंकि हाई रिजोल्यूशन रहेगा तो दो पॉइंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, है ना, बढ़िया से। हाई रिजोल्यूशन का मतलब यही हुआ, आपको बताया है रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है। सो आंसर विल बी बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40। कहता है in a young double slit experiment the intensity at a point where path difference is λ/6 is I. If I0 denotes the maximum intensity then I/I0 equal to, put formula, get answer. पाथ डिफरेंस जहां पर λ/6 है ना, आपका डेल्टा x दिया हुआ है λ/6। आपको पाथ डिफरेंस बताया क्या बेटा, 2π/φ कहते हो फेज डिफरेंस, 2π/λ डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या, तो λ/6, λ कैंसिल, सर ये मिला हमारा π/3। सर आई आपने बताया 4I0 cos स्क्वायर 5/2। सर आई मैक्स आपने बताया 4I0, आपको निकालना है रेशियो, है ना। इस आई मैक्स का नाम दे दिया है यहाँ I0, बात एक ही है, I0 डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तुम कहोगे कि सर 4I0 की जगह पर यहाँ पर आप लिख दो I0, यहाँ पर लिख दो I0, क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 5/2। आप जानते हो cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, तो π/6 हो जाएगा, नहीं, और π/6 होगा तो क्या कहोगे, cos π/6 का वैल्यू कितना, बोल दे, कुछ नहीं, √3/2 cos 30, स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 3/4। सो आंसर विल बी डी। Now come to the question number 41. कहता है a single slit with B is illuminated by coherent monochromatic light of wavelength lambda. If the second and fourth minima in the diffraction pattern is 1 meter from the slit, ना कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, the slit are 3 centimeter and 4 centimeter respectively from the central maxima. बेटा सेकेंड मैक्सिमा का मिनिमा का पोजीशन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और फोर्थ मिनिमा का पोजीशन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। पता दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, तो 3 सेंटीमीटर का, है ना। सर ने आपके क्लास में प्रूव किया था कि ये जो डिफरेंस आएगा फोर्थ मिनिमा और सेकेंड मिनिमा के बीच, वह किसके विड्थ के बराबर होगा, सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ के बराबर होगा, है ना। तो आप कहोगे डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं सर क्या, 3 सेंटीमीटर। सो 41 का आंसर होगा क्या, बी। 42 नंबर आते हैं, कहता है टू पोलराइड्स हैव देयर पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल शो दैट इंटेंसिटी ऑफ ए ट्रांसमिटेड लाइट इज मैक्सिमम। ट्रांसमिटेड लाइट मैक्सिमम हो, द एंगल विच अदर पोलराइड मस्ट बी टर्न इफ द इंटेंसिटी इज टू ड्रॉप बाई 1/2। बेटा आपको मैंने पढ़ाया था I = I0 cos स्क्वायर थीटा पी, क्या थीटा पी एंगल ऑफ पोलराइजेशन था। जब लाइट
पास करेगा एक से दूसरे में, तो एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। एक लाइट को अगर एक पोलराइड से पास करो, है ना, तो हाफ हो जाता है। अब कहता है कि दो पोलराइड एक दूसरे के पैरेलल है। अब बोल, अब इसका आधा हमको चाहिए, तो क्या कहेगा, सर cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। सर ये स्क्वायर करेंगे तो वह हो जाएगा 1/2। तो आंसर होना चाहिए 45 डिग्री सर। लेकिन आंसर बेटा 45 के रूप में दिया हुआ नहीं है, आंसर है 135, 90, 120 और 180। बोल क्या कहेगा सर, 135 डिग्री, 90 + 45। क्लियर? नाउ कम टू 43 नंबर क्वेश्चन। कहता है सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू। बेटा वर्क फंक्शन फाई आपको क्या पढ़ा है, h न्यू नॉट, और न्यू नॉट का मतलब क्या, cy लैम्डा नॉट। आप कहोगे कि सर दो दिया हुआ है सर, एक φ1 दिया हुआ है और एक φ2 दिया हुआ है, एक λ1 दे दो नाम सर, एक λ2 दे दो सर, φ2 हमारा hcy λ2। जस्ट रेशियो निकाल दो, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप देख रहे हो। क्या कहोगे सर 2.3 और 4.5 है, उल्टा हो गया सर, 4.5/2.3 नियरेस्ट है सर, 2:1। क्लियर? सो आंसर विल बी सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44। कहता है इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V टू हिट ए मेटेलिक टारगेट टू प्रोड्यूस एक्स-रे। It produces continuous X-ray as well as characteristic X-ray. If lambda minimum, बेटा ये lambda minimum क्या है, तो कट ऑफ वेवलेंथ है, is the smallest possible wavelength of X-ray in the spectrum, the variation of log lambda minimum with log V is, है ना। तुम कहोगे कि सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था, है ना, क्या सर lambda कट ऑफ का 1/2 का 4, 4/2 का 1, नहीं गाना गाया था, 12,400/V के रूप में आपने दिया था सर। सर लॉग लेना है, बेटा लॉग ले लेंगे अगर हम, तो आप कहोगे लॉग लैम्डा सी क्या होगा सर, लॉग m/n की को हम लिखेंगे log m - log n। एक एस्टम में देते और V वोल्ट में लेते, लगभग 12,400 - log V। सर एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा सर, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर। सर आंसर विल बी सी। कौन सा ग्राफ, सी ग्राफ। सो दिस इज योर 44 का सी। कम टू 45 नंबर क्वेश्चन। एक जीनर डायोड का मैंने सर्किट दिया है आपको, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है सर, एक लिमिटिंग रेसिस्टर, इसका नाम क्या देते हैं बेटा, लिमिटिंग रेसिस्टर 4 किलो ओम है तुम्हारा, यहां पे जीनर डायोड लगा हुआ है, $10 वोल्ट है, इधर आपका बैटरी जो भी है, ये पॉइंट B है। आप जानते हो ये जो है हमारा क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज पर यह करता है, और एक कांस्टेंट होता है, स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं। सर RL, इस पे एक लोड, जो फ्रिज वगैरह जो कुछ भी तुमको स्टेबलाइज करना है, उसका लोड रेसिस्टेंस आप इसमें यहां डालते हो। सर ये दिया हुआ है 2 किलो ओम। सर इसमें कह रहे हैं IL है, इस प्रकार इसमें कह रहे हैं IZ है, जिन्हें डायोड करंट है। सर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितने के बराबर है, 10 वोल्ट के बराबर है। तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 वोल्ट है। तो बोला IL जब हम निकालेंगे तो क्या कहेगा सर, 10/2 किलो ओम, नहीं 10 वोल्ट बटा 2 किलो
ओम मतलब कितना मिलेगा 5 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये हमारा 5 मिली एम्पियर हो गया है ना, IL आपका इसमें डालना है आपको है ना। BZ आपका 10 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल आपने कहा बेटा 10 वोल्ट, और ये जो आपका है आप 4 किलो ओम के रूप में है, तो आप कहोगे कि सर ये कितना हो गया, कौन कौन चीज़ निकालना है आपका, IX, इसका नाम दिया है IX, ये इसका और इसका सम होगा है ना। आप कहोगे कि सर 5 मिली एम्पियर प्लस 7.5 मिली एम्पियर सी नंबर में देखो सर मिलकर के होगा हमारा 12.5 मिली एम्पियर। ए में भी दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर और 10 मिली एम्पियर। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा IZ। कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो, किस रूप में, क्या कहेंगे IZ कैसे आएगा 7.5? बोलो जल्दी से, नहीं कोई नहीं। अच्छा तो बेटा ये हो गया हमारा 10/4 कितना होगा बोल, 2.5 होगा। 10 मिली एम्पियर टोटल करंट जाना चाहिए, तो 10 और 2.5 मिलकर कितना होगा 12.5 मिली एम्पियर टोटल करंट होगा, और 12.5 में 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 7.5 मिली एम्पियर मिलेगा। सो ये आंसर विल बी सी। ठीक है, ओके। यहां दिया हुआ है तुम्हारा वोल्टेज दिया हुआ है ना, जो बैटर लगाया है उसका। इस पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल को घटाओ, 4 किलो ओम्स को डिवाइड करो। समझ में आया ना सबको? यहां जो पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल में तुम दोनों को डिवाइड करो। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको डिवाइड करो, दोनों को माइनस करो, बटा 4 करो, ये करंट हमारा ये मिलेगा। ठीक है।